चलिए आज नेपाल की उस कहानी को समझते हैं जहां एक डिजिटल फैसले ने सचमुच में सड़कों पर आग लगा दी। एक ऐसा विद्रोह जिसकी शुरुआत बस एक क्लिक से हुई और जिसने देखते ही देखते पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक सोशल मीडिया बैन आखिर कैसे एक पूरे देश के गुस्से को इस हद तक भड़का सकता है। देखिए, ये सिर्फ इंटरनेट बंद होने की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी है उस एक चिंगारी की जिसने पहले से सुलग रही आग को जबरदस्त हवा दे दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक अचानक आए डिजिटल सन्नाटे से, और यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 सितंबर 2025 नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, एक दो नहीं बल्कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा गया कि या तो नए नियमों के तहत रजिस्टर करें या फिर ब्लॉक हो जाएं। और नतीजा, रातों हाथ देश का पूरा डिजिटल स्पेस एकदम खामोश हो गया। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई। इस बैन को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। सरकार का कहना था भाई ये फैसला तो गलत सूचना और ऑनलाइन क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, साथ ही नए टैक्स कानून भी तो लागू करने हैं। लेकिन देश के युवाओं ने इसे बिल्कुल अलग नजर से देखा। उनके लिए ये बोलने की आज़ादी पर सीधा हमला था, असहमति के आवाज को दबाने का एक तरीका। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो उन शिकायतों के बारूद में लगी जो सालों से इकट्ठा हो रहा था। ये वो ईंधन था जो इस विद्रोह को भड़काने के लिए जैसे तैयारी बैठा था। सबसे बड़ा मुद्दा था सरकार में हर तरफ फैला हुआ भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। सोचिए, 2017 के एयरबस सौदे जैसे बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन उन्हें कभी ठीक से सुलझाया ही नहीं गया। जाहिर है, इससे जनता का सरकार पर से भरोसा लगभग खत्म ही हो चुका था। इसके साथ ही युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक गहरी हताशा थी। नौकरियों के मौके बहुत कम थे और एक आम सोच बन गई थी कि फायदा तो सिर्फ बड़े लोगों और नेताओं के परिवारों को ही होता है, जबकि आम इंसान बस संघर्ष करता रह जाता है। और शायद सबसे जरूरी बात ये थी कि जो युवा पीढ़ी है, जेन ज़ी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी आवाज को कोई सुन ही नहीं रहा है। उन्हें लग रहा था कि उनके भविष्य से जुड़े फैसलों में उनकी कोई राय ही नहीं ली जाती, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। और फिर जब उस चिंगारी को ये सारा ईंधन मिला तो एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। जो गुस्सा ऑनलाइन दिख रहा था वो बहुत तेजी से सड़कों पर टकराव में बदल गया। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 4 सितंबर को बैन की घोषणा हुई। अगले ही दिन 5 सितंबर को लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू कर दिए। लेकिन 6 सितंबर तक आते आते सरकार ने बल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और 8 सितंबर तक तो हालत ये हो गए कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। मतलब सिर्फ 4 दिनों में स्थिति पूरी तरह से बदल गई। सरकार की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई वो बहुत जबरदस्त थी। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की तेज बौछारें की गईं और यहां तक कि असली गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि हर तरफ झड़पें हुईं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और दुख की बात यह है कि कई लोगों की जानें भी गईं। लेकिन ये सब सिर्फ अंधा गुस्सा नहीं था। इस आंदोलन की कुछ बहुत ही साफ मांगें थीं। इससे पता चलता है कि ये पीढ़ी सिर्फ विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि वो एक ठोस बदलाव चाहती थी। आइए देखते हैं कि उनकी मांगें आखिर थीं क्या। तो उनकी मांगें बिल्कुल सीधी और स्पष्ट थीं। पहली, उस चिंगारी को बुझाने के लिए, यानी डिजिटल आज़ादी वापस दो और सोशल मीडिया बैन तुरंत हटाओ। दूसरी, उस ईंधन को खत्म करने के लिए, मतलब भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की पूरी जांच पड़ताल हो और जवाबदेही तय हो। तीसरी, नेतृत्व में बदलाव, यानी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जैसे नेता इस्तीफा दें। और चौथी मांग थी एक स्थायी समाधान की, यानी सिस्टम में ऐसे सुधार हों जिससे युवाओं की आवाज सुनी जाए और देश में कानून का राज हो। तो इस सब के बाद आखिर हुआ क्या? क्या इसे एक जीत कहा जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसकी कीमत क्या थी? चलिए अब तक के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। नतीजे कह सकते हैं कि मिले जुले रहे। एक तरफ दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा, जो प्रदर्शनकारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। पुलिस के साथ झड़पों में कई लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग घायल हुए। इस आंदोलन ने राजनीतिक नेतृत्व पर भी जबरदस्त दबाव बनाया, जिसके चलते जांच के वादे किए गए और कुछ इस्तीफे भी हुए।
तो बैन तो हट गया है, लेकिन जिन शिकायतों का बारूद अभी भी वहां मौजूद है, उसका क्या? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक सिस्टम से निराशा, ये सारे मुद्दे तो अब भी वहीं के वहीं हैं। सवाल ये है कि जब अगली चिंगारी भड़केगी तो क्या होगा?